15 मार्च 1934 को बहुजन आंदोलन के एक बहुत बड़े नायक मान्यवर कांशीराम जी का जन्म पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रोपर में हुआ था। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी बातें, उनकी खिदमात, उनके आंदोलन, उनकी बनाई हुई पार्टी, उनकी तहरीक, उनकी विरासत हम सब के पास है। 15 मार्च के रोज उनको याद किया जाता है। देश भर में और मुल्क से बाहर भी उनके चाहने वाले, वंचित समाज के लोग, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग, सामाजिक न्याय और बराबरी के पैरोकार उनको खिराजे तहसीन पेश करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या किया है, उनके विचार क्या थे, उनके दिलों में दर्द क्या था, वो किन बातों को लेके पूरी जिंदगी लड़ते रहे, जूझते रहे और अपने घर बार को छोड़ दिया। जब भारत में 50 साल की आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा था और जहां हर तरफ आज़ादी के 50 साल के मौके पे हर तरफ अच्छी अच्छी बातें करते हुए लोग पाए जा रहे थे और कमियों की तरफ समाज के जो दबे कुचले जो लोग थे उनके हालात पे बात करने के बजाय अमीरों और ताकतवरों की नजरों से जो समाज को देख रहे थे, उस वक्त मान्यवर ने कहा कि यह सही है कि भारत आजाद हो गया है, यह सही है कि हमें आजादी मिल गई है, लेकिन यह भी बड़ी हकीकत है और ये एक तल्ख हकीकत है, जो एक इंटरनल एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो है ये खत्म नहीं हुआ है। इंपीरियलिज्म जो है ये तो खत्म हो गया है, लेकिन एक तरह का जो इंटरनल एक्सप्लॉइटेशन है, एक तरह का जो गैर बराबरी का जो ढांचा है, जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो हो रहा है, जो धार्मिक भेदभाव की वजह से हो रहा है, जो समाज के अंदर में कुछ वर्ग जो हैं वो तमाम संसाधनों पे काबिज है और समाज में जो उन्नत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो समाज में जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, मुल्क के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको दबोचे हुए हैं, उनके साथ तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम बाहरी तौर पे हमने इंपीरियलिज्म को और हमने उपनिवेशवाद को फेंक दिया, उखाड़ फेंका, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो संसाधनों पे कब्जा जमाए हुए हैं और बाकी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनकी प्रगति में अवरोध पैदा कर रहे हैं, हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर में डिस्पैरिटी हो रही है। और इसीलिए जो एक बहुजन आंदोलन में आप देखेंगे कि हमेशा ही जो आंतरिक गैर बराबरी है, जो समाज के अंदर में जो गैर बराबरी है, उस पे बात बहुत ही प्रमुखता से की जाती है। और दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग हैं वो अंदरूनी भेदभाव की बात नहीं करते हैं, वो खतरे को बहुत दूर दिखलाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि दूर का जो खतरा है वो बहुत दूर है।
बहुजनों को, वंचितों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासी को, दलितों को, पिछड़ों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, वो उनके पास के खतरे से, उनके पास जो गैर बराबरी है, जो उनका शोषण करने वाले जो लोग उनके आस पास हैं, उनसे उनको खतरा है। बाहर के लोगों से ज्यादा उनको उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है अंदर के लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुजन आंदोलन के बिल्कुल मरकज में, उसके सेंटर में जो है वो है अंदरूनी भेदभाव, अंदरूनी शोषण। शोषणकर्ता जो है हम में से ही है, समाज के, हमारे ही समाज के अंदर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ज्यादातर लोगों को, जो बहुजनों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि गैर बराबरी जो है उस समाज में बहुत बढ़ रहा है और अमीर हो रहे हैं और गरीब जो हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है और इसीलिए गैर बराबरी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि मान्यवर जी या बहुजन आंदोलन में जो पहली बात ध्यान देने की है वो ये है कि हमें इंटरनल जो गैर बराबरी है, जो समाज के अंदर जो गैर बराबरी है, जो हम में से ही लोग हमारे साथ गैर बराबरी कर रहे हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जात पात की बुनियाद पे जो भेदभाव हो रहा है उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। जेंडर, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो हमारे ही समाज से है। यानी आंतरिक, अंदरूनी जो है वो जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके बारे में बात करें। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार कि जो बहुजन आंदोलन की जो आलोचना है, बहुत सारे तथाकथित जो बहुत सारी पार्टियां हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनका भी यही क्रिटिसिज्म है कि वो जाति के प्रश्न पे या तो चुप रहते हैं या उस तरह से नहीं बोलते हैं जैसा बोलना चाहिए। जो समाज के अंदर में कुछ ही जाति के लोग हर संस्थाओं पे बैठे हुए हैं और बहुजनों को तमाम संस्थाओं से बाहर कर रहे हैं, उस पे या तो नहीं बोलते हैं या कम बोलते हैं या चुप हो जाते हैं, या उसको दूर करने के लिए उतनी ताकत नहीं दिखती है उनके अंदर में। और जो दक्षिणपंथी हैं उनकी तो बात ही नहीं करनी है। वो तो मजबूत को और मजबूत बनाना चाहते हैं और कमजोर को और कमजोर बनाना चाहते हैं। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है कि गैर बराबरी, भेदभाव, जाति प्रथा, धर्म के नाम पर भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, ये सारी चीजें एक बेहतरीन संविधान होने के बावजूद भी ये सारी चीजें चल रही है। इसलिए चल रही है कि हमारे समाज के अंदर में जो गुरुओं के बाद जो शासक यहां पे आए हुए हैं, वो उनके दिलों में खोट है, उनके दिमाग में जातिवादी कीड़े अभी भी दौड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इंटरनल जो एक्सप्लॉइटेशन है, इसको बहुत ही प्रमुखता के साथ मान्यवर जी उठाते हैं और हमें भी उठाना चाहिए और इस पे हमें पढ़ना चाहिए और हमें इस पे और रिसर्च करनी चाहिए और पॉलिटिक्स के केंद्र में होना चाहिए। देखिए आज पॉलिटिक्स के केंद्र में क्या है, ऐसे इशू है, धार्मिक इशू हैं। पॉलिटिक्स जो है राजनीति के केंद्र में क्या है, ऐसे इशू हैं जो भावनात्मक हैं, धर्मों के बीच में दूरी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में दूरी बनाने वाले हैं, पड़ोसी मुल्कों और जो भारत के जो संबंध हैं उसके तरफ डायरेक्टेड है। जो हमारे अंदर समाज के अंदर में जो गैर बराबरी है उस पे बात न तो मीडिया करती है ना पॉलिटिशियन करते हैं। तो इंटरनल एक्सप्लॉइटेशन, इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ही अहम बात है और ये सिर्फ वंचित समाज के ही लोग उठा सकते हैं। यह एक जो जेन्युइन कम्युनिस्ट होगा वही उठा सकता है। ये जो एक सोशलिस्ट जो होगा, एक न्याय प्रिय जो व्यक्ति होगा, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ के समता, न्याय, प्रेम, बंधुत्व की बात करेगा, यही उठा सकता है।
दूसरी बात जो मान्यवर जी की है, जो कि काफी अहम है, वो है कि उन्होंने वंचितों के बीच में एक यूनिटी बनाने की कोशिश की उन्होंने। ये बहुत बड़ा उनका रोल है। शेड्यूल कास्ट यानी दलित, आदिवासी, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटी हैं, आर्टिजन क्लासेस हैं, इन सब लोगों को, शिल्पकार हैं, इन सब लोगों को एक मंच पे लाया, सबके बीच में यूनिटी पैदा की, सबके बीच में गए, सबके बीच में काम किया और उनको बताया कि कैसे आपके दुख और दर्द एक हैं, कैसे आपके खिलाफ जो शोषण करने वाले लोग हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं और आपको आपके हक से दूर रखा गया है। और आप देखेंगे जो बहुजन कंसेप्ट है, वो बहुजन कंसेप्ट आप ये बुद्धिज्म से आ रहा है और इसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी जो पॉलिटिकल समझदारी का बेहतरीन जो एक मिसाल पेश करते हुए मान्यवर जी ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स जाति की नहीं की, जातियों के बीच में यूनिटी, शोषितों के बीच में यूनिटी, उस पर उन्होंने बात की है। और आज देखिए दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, जो धर्म की राजनीति करने वाली जो लोग हैं, वो यही बहुजनों को बांटने की कोशिश कर रही हैं, बहुजनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए बहुजनों के बीच में जो उनकी कमजोरी है, उस कमजोरी को का वो फायदा उठा रही हैं। जो कुछ तथाकथित जो स्वार्थ में बह जाने वाले जो बहुजन जो लीडर्स हैं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा के बहुजनों की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो दूसरी बात मान्यवर जी की है वो ये है कि अगर बहुजनों को उनका हक अगर पाना है, अगर बहुजनों को अपने हालात को ठीक करने हैं, अगर समाज में समता लाना है, बराबरी लानी है, तो बहुजनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए और इसी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश जो है धर्म की राजनीति और ताकतवर लोगों की राजनीति करने वाली पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये हर तरफ हो रहा है। इसलिए दूसरी बात जो मान्यवर जी की है कि हमें SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी के बीच में और जो भी मेहनतकश जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जाति प्रथा के खिलाफ हैं, इन लोगों के बीच में हमें ब्रॉडर अलायंस बनाने की जरूरत है और उनके बीच में जो कुछ अगर मतभेद भी हैं, उस मतभेद को एक डेमोक्रेटिक तरीके से दूर करने की जरूरत है ना। इन सवालों से भागना नहीं है। अगर ये सवाल आ रहे हैं तो इससे किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सवाल को खुद बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनको इससे पहले कि दक्षिण पंथ के लोग उसका फायदा उठाएं, पहले उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक और बहुत ही अहम मान्यवर जी की, मान्यवर जी जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी की ताकत को समझा। मान्यवर जी जो थे उन्होंने लोकतंत्र की जो ताकत है उसको समझा और उन्होंने कहा कि बहुजनों को वोट की ताकत मिली हुई है और वोट की ताकत क्या, इस देश में सबको एक ही वोट है और सबके वोट बराबर हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लोकशाही में रानी और मेहतरानी की कीमत एक ही होती है। डेमोक्रेसी में क्वीन की जो ताकत है, यानी क्वीन तो हमारे देश में कोई है नहीं, यानी ताकतवर से ताकतवर लोग को भी एक ही वोट देने का हक है और जो एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति है उसको भी एक ही वोट है। तो हमें वोट की भी ताकत को समझनी चाहिए। वोट की ताकत को कई बार हम समझते हैं इलेक्शंस लड़ लेना, जीत जाना, कुछ अपने कुछ निजी कुछ स्वार्थ की पूर्ति कर लेना, ये नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी तभी कामयाब होगी जब हम डेमोक्रेसी की ताकत को समझेंगे, जब डेमोक्रेसी की ताकत को हम समझेंगे और हम वोट की ताकत को भी समझेंगे। और वोट की ताकत जो है ये मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है। वोट की ताकत का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा वोट है तो जिनके पास कम वोट है उन पे को हम डोमिनेट करेंगे, नहीं। वोट की ताकत है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हम पीसफुली, हम जो हैं, हम एक रेडिकल रिवॉल्यूशन की तरफ चलेंगे जहां पे समाज
के अंदर में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो गैर बराबरी है, उसको दूर करेंगे। और ये जो बदलाव होगा, ये बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा। और जो बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, उस बदलाव में जो मजबूती बहुत ज्यादा होती है और बड़ी टिकाऊ होती है। जोर और जबरदस्ती मतलब जोर और जबरदस्ती से अगर कोई बदलाव होता है तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र की ताकत को हमें मजबूत करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आजकल ये लोकतंत्र की ताकत को ही कमजोर किया जा रहा है तरह तरह के तरीके से, है ना। आप सब जान रहे हैं, पैसे की वजह से, मीडिया की वजह से, जातिगत जो ताकतवर जाति जो के लोग हैं उनकी असर की वजह से जो वंचितों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एससी और एसटी को ही देख लीजिए, उनके लिए रिजर्व सीट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अनरिजर्व सीट्स हैं उनसे उनको इलेक्शंस ना लड़ाया जाए, लेकिन उनको महदूद कर दिया गया रिजर्व सीट से भी। और रिजर्व सीट से भी आप देखेंगे कि जो उनके बीच में जो ताकतवर लीडर हैं, उनको जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद नहीं करती हैं। अल्पसंख्यकों को देखिए, उनके जो उनकी राजनीतिक जो उनके प्रतिनिधित्व हैं, जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे कम होता जा रहा है। महिलाओं का भी नहीं है, और महिलाओं में जो वंचित समाज की महिलाएं हैं उनका भी नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोकतंत्र में जो ताकतवर से ताकतवर लोगों को भी एक ही वोट है और कमजोर से कमजोर लोगों को भी एक ही वोट है। पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास है। हम मार खा जाते हैं कि हमारे पास सोशल इक्वालिटी नहीं है और हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करना है, फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी और भी ताकतवर हो जाएगी। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बहुजन आंदोलन है, मानवर काशीराम जी के लिए भी है, वो है कि सोशल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म्स, समाज के अंदर में जो कुरीति हैं उसको बदलने के लिए जो है ये बीएसपी जो है, जो मान्यवर जी का जो आंदोलन था, वो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, लोगों के बीच में इज्जत जो है उसको हासिल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लोग इंसान को इंसान समझा जाए, है ना। सारे लोगों के अंदर में सब एक बराबर हैं। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ भेदभाव करता है, ये गलत है। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे फूले जी हो, चाहे बहुजन आइकन्स जो, उन लोगों ने भी, बहुत सारे राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं पॉलिटिकल राइट की तो बात करते हैं, लेकिन जो समाज के अंदर में जो गैर बराबरी है उसके लिए वो लोग बात नहीं करते हैं। इसलिए पेरियार हो, चाहे फूले हो, चाहे आपको अंबेडकर हो, इन लोगों ने सेल्फ रेस्पेक्ट, सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया। और ये बात आप देखेंगे कि ये बात मान्यवर जी के आंदोलन में भी है कि वो जातियों के, छोटी छोटी जातियों के बीच में जा रहे हैं, उनके सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं और अपने नायकों को सामने ला रहे हैं, है ना। जो ताकतवर लोगों के जो नायक हैं उनकी जगह पे जो बहुजनों के नायक हैं उनके बीच में ला रहे हैं, नए नए गीत ला रहे हैं, नए नए सिंबल्स ला रहे हैं, है ना, नए नए नारे लेके आ रहे हैं, है ना, नए नए आप कहेंगे लैंग्वेज लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें हमारी जो राजनीति होनी चाहिए उसमें जो हमारे सिंबल्स होने चाहिए। सिंबल्स का बड़ा रोल होता है। मैं कुछ दिन पहले लखनऊ गया था और वहां पे जब मैं अंबेडकर मेमोरियल पार्क में गया तो जब मैं वहां कुछ टाइम मतलब मैंने जब स्पेंड किया और वहां देखा जिस तरह से बहन जी के राज में वो बना हुआ था, मुझे समझ में आया कि उस सिंबल्स का कितना बड़ा रोल है। लेकिन उस जमाने में हम जब पेपर में पढ़ते थे तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि मायावती जो हैं गरीबों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जो है मूर्ति बनाने में खर्च कर रही है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता है कि इस देश में पैसे का कितना दुरुपयोग जो है वो धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए किया जाता है। उस पर कोई नहीं कुछ, लीडरों की मूर्तियां लगाने के लिए किया जाए, जो लीडर कभी जनता के मसाइल के साथ कभी सरोकार ही नहीं था। लेकिन जो लीडर, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे फूले हो, चाहे अंबेडकर हो, इन लोगों ने, चाहे मान्यवर काशीराम, जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया, ऐसे लोगों की जब मूर्ति बनती है, ऐसे लोगों का जब पार्क बनता है तो परेशानी होने लगती है। तो सिंबल्स जो है, काउंटर हेजेमनिक जो एक डिस्कोर्स खड़ा करने में बीएसपी और मानवर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे देखिए उनके नारे देखिए, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। तो एक काउंटर जो हेजेमनिक जो कल्चर है उसको
खड़ा करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो 3 बातें मैंने अभी तक कही। एक, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अंदरूनी जो भेदभाव है, जो अंदरूनी गैर बराबरी है, इसके बारे में मान्यवर जी ने हमेशा सवाल उठाया। डेमोक्रेसी की ताकत को उन्होंने समझा, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बात किया, और इसके अलावा उन्होंने सिंबल्स, जो प्रोग्रेसिव सिंबल्स हैं, जो बहुजनों के नायक हैं, जो बहुजनों की राजनीति है, उसको उन्होंने खड़ा किया। और फिर उन्होंने मीडिया को भी, उन्होंने, देखिए आजकल मीडिया पे आप देखें कि मीडिया में जो दलित और बहुजनों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिखाया जाता है। किस तरह से मीडिया का जो चरित्र है वो किस तरह से ऊंची जातियों के जो स्वार्थ है उसको पूरा करता है, ताकतवर को पूरा करता है। इसीलिए उन्होंने मीडिया पे भी काफी जोर दिया, और उन्होंने कहा कि जो आजकल का जो मीडिया है वो मनुवादी मीडिया है, और उन्होंने कहा कि वो जो बहुजन की राजनीति होती है, जो बहुजन की खबरें होती है, उसको मिसरिप्रेजेंट करते हैं, उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर बहुजन राजनीति को अगर आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीजें आप फूले जी में देख सकते हैं, पेरियार में देख सकते हैं, अंबेडकर में देख सकते हैं, ये चीज मान्यवर में देख सकते हैं। हमें लिखना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचानी होगी। अगर बड़े बड़े ताकतवर लोग, जो मीडिया है, हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद ग्रासरूट लेवल पर जाएंगे, जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन हम एक डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश करेंगे। चौथी बात जो मान्यवर जी की है वो है कि हमें धार्मिक जो कट्टरता है इसका भी मुकाबला करना है। हमें हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा फैलाने की कुछ पार्टियां कोशिश करती है, और इलेक्शंस को पोलराइज करने की कोशिश करती है, माइनॉरिटी पे हमले करती है, इसके खिलाफ भी मान्यवर जी थे। और उन्होंने कहा कि दलितों को और मुसलमानों को की यूनिटी की जरूरत है ना। बहुजनों को और रिलीजियस माइनॉरिटी वो एक ही हैं, उनको जो लड़ाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं होनी चाहिए, और उनको हमेशा माइनॉरिटी जो है उनका साथ देना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि बीएसपी हो या मान्यवर जी हो, इन्होंने हमेशा पिछड़ों के और अल्पसंख्यक समाज के जो लीडर्स थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कि ये लोकतंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुजनों की यूनिटी भी बहुत की कंसेप्ट है, और इसके अलावा आपको ये भी है कि आंतरिक जो भेदभाव है इसके बारे में भी हमें बोलने की जरूरत है। और फिर एक और बात याद रखिए, चमचाईज नाम की किताब जो है मान्यवर जी ने 1980 की दहाई में लिखी थी, और इस चमचाईज किताब के अंदर में जो उन्होंने जो मुख्य बातें कही थी वो ये कही थी कि जो तथाकथित आजादी के बाद से जो दलित लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो था उसने अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हिट किया, उसको नुकसान पहुंचाया। जो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए जो लीडर थे उन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया, उसका बुरा असर पड़ा, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, वो एक सेटबैक था अम्बेडकराइट मूवमेंट की वजह से। उनका कहना ये है आसान शब्दों में कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो ताकतवर लोगों की पार्टियां, उन्होंने क्या किया, जो पिछड़े जो दलित समाज के लोग थे, जो अम्बेडकर समाज के जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी जेन्युइन लीडरशिप है उसको उन्होंने किल करने की कोशिश की, और जो जेन्युइन लीडरशिप नहीं है उनको उन्होंने समाज का प्रतिनिधित्व किया, कहा कि यही मतलब दलित समाज के लीडर हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे लीडर जो हैं उन्होंने दलितों को और आंदोलन, जो बहुजन आंदोलन है, अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उन्होंने क्या किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने उस कम्युनिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। और जो मेन पार्टियां थी उन्होंने कमजोर लीडरशिप को इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि उनके लीडरशिप पे कोई सवाल ना उठा पड़ सके, ताकि वो जो करना चाहे वो मनमानी से कर सके। जो वो दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, रिलीजियस माइनॉरिटी का जो हक मारना चाहते उन्हें कोई ना रोके, ना टोके, बस उनको एक सिंबॉलिक लीडरशिप की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ऐसी लीडरशिप जो थी, ऐसे जो चमचा लीडर्स थे, वो बहुत ही उन्होंने नुकसान पहुंचा। और इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, इन लोगों को इकट्ठा होने की बात कही, और उन्होंने कहा कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी, हमें लोगों के बीच में बेदारी पैदा करनी होगी, हमें लोगों के बीच में समाज को बदलने के लिए भी काम करने की जरूरत है। और इसलिए आप देखेंगे बीएसपी का एक नारा है, उसकी हमेशा से कोशिश रही है कि जेन्युइन लीडरशिप को आगे किया जाए, केपेबल लीडरशिप को आगे किया जाए, जो योग्य है, जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके दिलों में वंचित समाज और बहुजन समाज का दर्द है। और इसीलिए उन्होंने ऑटोनोमस मूवमेंट की बात की, क्योंकि उनको लगा
कि जिस तरह से बड़ी पार्टियों के अंदर में जिस तरह से वहां पे जो ताकतवर लोगों का जो कब्जा है, तो वहां पे अगर वंचित समाज के लोग चले भी जाएं, वो भी वहां इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, कई तरह के दबाव होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं समाज का बहुत भला नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको एक जेन्युइन, एक ताकतवर, एक मजबूत, एक बिल्कुल दलितों और पिछड़ों वंचितों के बीच में से एक लीडरशिप आनी चाहिए जो जेन्युइनली उनके लिए काम करे। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वंचितों के बीच से नहीं आएगा, अगर दर्द सहा हुआ कोई इंसान नहीं आएगा, तो फिर वो दर्द को नहीं समझ पाएगा। जिसके पांव फटे होते हैं, जिसके पांव में क्या कहें कि कांटे चुभे होते हैं, वही समझ पाता है दर्द क्या है। इसलिए जो अगर वंचित समाज का दर्द है, अगर वंचित समाज की परेशानी है, तो वंचित समाज से ही वो लीडरशिप आनी चाहिए और वो जेन्युइन लीडरशिप आनी चाहिए। कोई उसमें पैट्रोनेज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस लीडरशिप को कोई एहसान कर रहा है, कोई अरे आप आगे आ जाइए हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, वंचित जो हैं वही इस देश के जो हैं, इस देश के असली जो है ये मूल निवासी हैं, इस देश के जो ये इस देश के असली जो संतान है वो दलित और पिछड़े और रिलीजियस माइनॉरिटी और कमजोर लोग ही हैं, मेहनतकश लोग ही हैं, जो दबे, जो कुचले, जो कमजोर लोग हैं वही हैं और उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, उनके लीडरशिप में समाज चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मुट्ठी भर जो लोग होते हैं, जो शोषण करते हैं, वही लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं। ये था उनकी पूरी फिलॉसफी। देखिए, सारी बातों को एक किसी भी छोटे लेक्चर में कोई भी इंसान मतलब नहीं उसको शामिल कर सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना हो सके उनकी जो बातों का जो क्रक्स है, जो जिस्ट है, वो आपके सामने मैं पेश करूं। मैंने जो कुछ भी जो बहुजन आंदोलन को देखा, मानवर जी की जो किताबें पढ़ी, उनकी स्पीचेस पढ़ी, उसकी बुनियाद पे आज मैंने अपनी दिल की बातें पूरी जो कुछ भी मेरे पास था, आज मैंने आपके सामने रख दी। आप इसको सुनिए। अगर मेरे से कुछ कमी रह गई है, किसी चीज को मैं सही तरीके से नहीं पेश कर पा रहा हूं, तो आप अपनी भी राय दीजिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, हर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि समाज के अंदर में बराबरी पैदा हो सके, समाज के बीच में छुआछूत, भेदभाव खत्म हो सके, भारत सही मानों में भारत बन पाए। अगर कमजोरों को, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो वंचित और शोषित हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, अगर उनके हाथों में सत्ता नहीं जाएगी, उनके हाथों में हक नहीं मिलेगा, समाज से भेदभाव खत्म नहीं हो पाएगा, तब तक यहाँ भारत की जो बुनियाद है कमजोर रहेगी। ये जो धार्मिक मतलब मसले को उठा के और एक जुनूनी राष्ट्रवाद की बातें करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए समता, बराबरी, बंधुत्व, प्रेम के लिए हम सब लोगों को मान्यवर जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम सब लोग को अंबेडकर, फूले, पेरियार, कबीर, बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और हमारा जो मिशन होगा वो प्रेम का मिशन होगा, हमारा जो मिशन होगा वो बराबरी का होगा। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं है। ये आंदोलन जो है किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये जो है ये ताकतवर लोगों के जुल्म और जबर के खिलाफ है, उनके गलत नीतियों के खिलाफ है। ये किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है, ये छुआछूत के खिलाफ है, ये जात पात के खिलाफ है, ये जात पात के नाम पे घमंड के खिलाफ है। ये किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है, चाहे कोई किसी भी जाति में क्यों नहीं पैदा हुआ है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलके भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी तरफ से योगदान करें और मान्यवर जी की जो योगदान है उसको हम याद रखें, उनके मजस्समे पे, उनकी तस्वीर पर गुलपोशी करें, लेकिन जो उनका विचार है उसको अपने दिलों में उतारें और उस पर काम करें और समाज को बेहतर बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।